जी जनाब, तो मैं आ चुकी हूँ आपकी फ़ेवरेट राइटर हस्मा मिर्ज़ा लेकर रूहे अदा की दूसरी मेगा लॉन्ग एपिसोड। मतलब कल जो एपिसोड नहीं दी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और नई भी लिखी है। तो आप लोगों को शिकवा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी ये नावल जो आपने मुझे फर्स्ट एपिसोड पे रिस्पॉन्स दिया है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको रोज़ दूँ। तो अगर इसी तरह रिस्पॉन्स आया तो ये रोज़ आएगी, ठीक है? और जिस दिन गैप हुआ उससे अगले दिन मेगा लॉन्ग एपिसोड आके उसका जो है वो कसर पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको लेकर चलती हूँ सेकंड ज़बरदस्त धमाकेदार एपिसोड के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। रात में दिशा और मिकाइल के बिजनेस फ्रेंड्स सब लॉन में किसी प्रमोशन पार्टी में बिजी थे। ये सब तमाशा आए दिन दुकान विला में होता, और अक्सर रातों को लॉन किसी न किसी पार्टी से सजा मिलता। और तभी नूह की कोशिश होती वो रात लेट ही घर आए। आज इसने हॉस्पिटल से रेस्ट ली थी, तभी चारों नाचार अपने रूम से जुड़े टेरेस पर खड़ा रेलिंग पर हाथ रखे नीचे चलते तमाशे और रंगों से बेनियाज अबर आलूद से आसमान पर बादलों के अंदर छुपे चांद को देख रहा था। तभी उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आए। नूह ने अपने ट्राउजर की पॉकेट से फोन निकाला तो सामने इसी के मानिया के पीछे छोड़े आदमी का वीडियो मैसेज था। नूह के माथे पर शिकने उतरी, और जब इसने वो वीडियो ओपन की तो इसमें मानिया अपने थर्ड क्लास दोस्तों के साथ क्लब के निहायत बेखुदा माहौल में नाच रही थी। जिस्म में दौड़ते आखिरी लहू का कतरा भी जल गया। तुम ये सब करोगी और मैं अब बर्दाश्त करूंगा मानिया, तुम्हारी भूल है। हकारत से फोन स्क्रीन ऑफ करे। नोह से जरा तिरछा होते फोन करीब ही पड़े काउच पर फेंका। तभी किसी पुकार पर वो नीचे देखने लगा। दिशा मिकाइल के साथ जबरदस्ती डांस कर रही थी। सभी कपल्स बाहों में बाहें डाले म्यूजिक पर धड़क रहे थे। मगर नोह की यादाश्त में तो उसकी माँ बसी थी, जो हमेशा मिकाइल को छोड़कर नोह के साथ डांस करती थी। वो गहरी सोचों में उतरा, मुस्कुरा दिया। हे सन, जॉइन अस। क्या वहां खड़े होकर बोर हो रहे हो? आ जाओ नीचे। मिकाइल को वो अकेला खड़ा कुछ अच्छा न लगा, तो वहीं से आवाज लगाई, पर बाबा समेत उनके किसी दोस्त को नोह पसंद नहीं करता था। तब स्पाट तासरात से यूं बाबा को देखा कि मिकाइल दुकान अपनी आफर पर मुतजब्जब हुए। मुझे अपनी बोरियत बहुत पसंद है, आप इंजॉय करें, वो कहकर पलट गया। पर मिकाइल के चेहरे की चमक भी अपने साथ ले गया। लॉन को अबूर करते वो जब तक बाहर आया, गेट के बाहर बजते हॉर्न पर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते कदम रोकते ठीक गेट के सामने रुका, जहां से 2 मिनट बाद मानिया दाखिल हुई। मगर इससे पहले वो गेट क्रॉस करती, नूह उसकी तरफ बढ़ा, आंखों में तपश लिए। मानिया ने घबराकर कदम पीछे बढ़ाए तो गेट से बाहर आ रुकी, और इसे गेट से बाहर करते ही नूह ने सिक्योरिटी को गेट बंद करने का इशारा किया। मानिया का खानत से चेहरा दहका। आज पूरी रात बाहर ही रहो तुम, फिर शायद तुम काबिल हो सको इस विला में दाखिल होने की। नूह ने लोहे की जालियों के पार से सफाकियत से फैसला सुनाया, तो वो वैश्यों की तरह गेट की सलाहें पकड़ती फंकारी। ओपन द डोर। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी नूह। वो हल्के नशे में भी थी, तभी हल्की बल चलाई, पर वो लापरवाही से खड़ा था जैसे कान पर जूं भी ना रेंगी हो। मुझे मारने के लिए शरीफ और हयादार बन जाओ, वादा करता हूँ सदमे से मर जाऊंगा। वो अब भी इसे सुलझाने के मूड में था। देखो, मुझे वॉशरूम जाना है, तो मुझे इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते। अब की बार वो मिन्नत पर उतरी। वो इसे घर में घुसाने के किसी मूड में न था। होके आती ना मिस मानिया, क्लब्स में वॉशरूम्स की फैसिलिटी मौजूद होती है। मानिया का सब्र इस अड़ियल आदमी के दरवाजे पर जमे होने पर जवाब दे रहा था। मामा को बताती हूँ, वो खुद तुम्हारा कचूमर निकाल देंगी। मानिया ने सिर्फ धमकाते फोन अपने छोटे से बैग से निकाला, जैसे नूह तो बड़ा डरता था किसी के बाप से भी। आज देखता हूँ तुम्हारी वो मामा क्या करती है। तुम मुझे धोखा दो और मैं तुम्हें बख्श दूं। मानिया, अब ऐसा नहीं होगा। वो कॉल मिलाते मिलाते कर्ब से नूह का चेहरा तकने लगी, जिसकी खूबसूरती वो अपने नेल से नोच कर तबाह करने का सोच रही थी। फिर दफतन शैतानियत से बरसी गई। तुम्हें तो प्यार है मुझसे, और महबूब को तो खून भी माफ होता है। एक धोखा क्या चीज। आने दो ना, मैं अपनी आदतें और दोस्त तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती यार, दम घुटता है तुम्हारे आसपास मेरा। वो जानती थी नोह की मर्जी चलती है यहाँ, तो कॉल करने को मुलतवी करे वो दरवाजे के साथ जा लगती। इसे कायल करने लगी, जो आगे से तमस्खराना मुस्कुराया। जिसने तुम्हें ये खुशफहमी डाली है कि मुझे तुमसे प्यार है, इसे किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा या वो दिमागी बीमार होगा। अपने आप को देखो, तुम किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती। तरस की मुस्तहिक को इस वक्त यकीन मानो।
وہ اس کی ساری جلی کٹی سن رہی تھی کیونکہ سچ میں بہت شدید واش روم یوز کرنے کی ضرورت تھی۔ تبھی وہ اس سے بے نیاز کہ وہ کیا بک رہا ہے بس آمادہ مسکین نظر آئی۔ طرز ہی کھا لو، اچھا پلیز اندر آنے دو، واش روم یوز کر لوں پھر دے لینا سزا۔ مانیہ کے گر گرانے کی حرکت پر وہ ذرا رحم دل ہوا اور سیکیورٹی کو جب اشارہ کیا تو اس نے گیٹ کا لاک ہٹایا اور جیسے ہی وہ اندر آئی اپنا بیگ اس زور سے نوح کی طرف اچھالا کہ اگر وہ بروقت نہ روکتا تو اس کی ہک نوح کو لگ جاتی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی، تمہارے تو منہ پر پھیلتی نحوست بھی اب یہ اعلان کرنے لگی ہے۔ آج تو تم نے مجھ پر یہ کچھ دے مارنے کی جرت کر دی۔ آگے کے ٹارچر اس سے سخت ہوں گے تو اپنے آپ کو کنٹرول کی عادت ڈال لو، ورنہ مجھے لگام ڈالنی بھی آتی ہے اور بگڑی گوڑیوں کو سیدھا کرنا بھی آتا ہے۔ اس کی گردن دبوچتے نوح نے اس کے اندر اپنے غضب سے سنسنی اتارتے سے اندر کی طرف دھکیلا تو وہ جاتے جاتے پلٹی، آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ نوح، حل کے بل وہ چلائی اور یہ یہاں کا معمول تھا۔ تبھی اندر چلتی پارٹی پر اس چیخو پکار للکار و غضب سے کوئی فرق نہ پڑا۔ تمہاری جو حرکتیں ہیں مرنے کا ہی دل چاہتا ہے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتا گیٹ کراس کر گیا کیونکہ اس گھر میں رہنے سے بہتر تھا وہ کچھ چہل قدمی کر لے، جبکہ مانیہ منہ ہی منہ میں گالیاں بکتی خود بھی ولا میں گھس گئی۔ جبکہ نوح بھی گیٹ سے نکلا ہی کہ کسی کال پر اس کے قدم رکے۔ کچھ ایسا دوسری جانب سے سنائی دیا کہ اسے واپس آ کر گاڑی لیے مجبوراً نکلنا پڑا۔ 10 منٹ تک وہ تھانے میں موجود تھا۔ امیتابھ محمد نام کا پولیس آفیسر ازمیر کے تھانے کا انچارج تھا اور نوح کا یونی فرینڈ بھی۔ تبھی یہ خبر اس نے FIR کاٹنے سے پہلے نوح تک پہنچائی اور خبر یہ تھی کہ سارم دکان کچھ لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے اور مشتعل ہو کر ہوائی فائرنگ کرنے کے جرم میں ملوث تھا۔ اس کے 6 ساتھیوں سمیت سب کو گرفتار کیا گیا تھا، مگر سالم کے لیے نوح کو یہاں بلوایا گیا کیونکہ یہ روز کا معمول تھا۔ میں نے لاسٹ ویک اسے وارننگ دے کر چھوڑا تھا نوح، پر ایسی ڈیٹ ہڈی ہے کوئی اثر نہیں۔ اب تم بتاؤ کب تک اسے رعایت دوں؟ کل کو کسی کی جان لے آیا تو کیا عزت رہ جائے گی دوغان خاندان کی؟ تم سمجھاتے کیوں نہیں ہو اسے یار؟ آخر کون سے غلط کاموں میں الجھا ہے؟ 19 سال کا ہے پر اس کی حرکتیں منجے گنڈوں اور موالیوں والی ہیں۔ ایک بار FIR کٹ گئی تو اس کی ضمانت ناممکن ہوگی۔ جس ایریا میں یہ اور اس کے لوگ سینہ تان کر گنڈا گردی کر رہے تھے نا، وہ سیاسی بندے کی پراپرٹی ہے اور تم جانتے ہو ان کے ہاتھ کتنے اونچے ہوتے ہیں۔ انتاب کی ہر بات میں فکر تھی، وہ نوح کو ہر چیز کھل کر ہی بتاتا تھا۔ نوح نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آج کر دو کچھ امتاب، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ وہ اس بھائی کی وجہ سے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے اس کی کلاس لو، کہو کہ پڑھائی پر فوکس کرے۔ چائے پیو گے؟ امتاب نے اپنے ساتھی اہلکار کو اشارہ کیا کہ سارم کو لائے اور ساتھ ہی ریسیور اٹھائے الجھے ہوئے نوح کو مخاطب کیا۔ نہیں تھینک یو امتاب، نوح نے تکلف برتا، تمہارے لیے رعایت دیتا ہوں اسے، ورنہ ان آج کل کے لانڈوں کی ساری گرمی امتاب محمد کے گھونسے سے باہر آن گرے۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ یا پریشان کرنا نہیں تھا، بس مجھے پرواہ ہے تمہاری تم سے جڑے ہر معاملے کی۔ امتاب کی تسلی آمیز نظریں ممنونیت سے وصول کرے نوح نے سر ہلایا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی ہیزل سی آنکھیں بے چینی میں ڈوبی تھیں۔ آہٹ پر وہ دونوں ہی انٹرنس کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں سارم مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑے ہوتے نوح سے لپٹا تو نوح مضطرب ہوا۔ سارم نے جلدی سے پرے ہوتے امتاب کو سلگتی نظروں سے گھوری دی، جسے کہہ رہا ہو دیکھو میرا بھائی آ گیا مجھے چھڑوانے۔ اگلی بار یہ پکڑا جاتا ہے نا تو اس کے حساس مقامات پر تشدد کرنا امتاب، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ نوح نے چٹانی سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتے ہی قدم آفس سے باہر بڑھائے اور سارم کے چہرے کی رنگت اڑی۔ جبکہ امتاب کو تمسخرانہ مسکراتا دیکھے سارم نے زیر لب گالی بکی اور پیچھے ہی باہر نکلا، جہاں نوح کا رخ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ آپ مجھے ڈیگریڈ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ سارم کی عقب سے شکایت سنے نوح نے ایک ہی جھٹکے سے سارم کی گردن اپنے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں لی۔ سارم ایسا ہی کچھ امید کر رہا تھا۔ میں کرتا ہوں ڈیگریڈ، یا تم نے مجھے اور بابا کو ذلیل کروانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ اگر تم بابا کا خون نہ ہوتے تو تمہاری خود سپاری دے آتا کسی کو کہ تم جیسی منحوسیت سے جان چھوڑتی۔ تم نے سدھرنا ہے یا میرے ہاتھوں مرنا ہے؟ سارم بولو، کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو جس کے لیے بابا کی پراپرٹی میں حصہ مانگا؟ پوری تفصیل بتاؤ ورنہ آج تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لمحے جب سارم دکھی تھا نوح کے اس درجہ ظالمانہ سلوک پر اور غمزدہ ہوا۔ اوپر سے نوح نے گردن بھی کچھ شدید جکڑ لی تھی۔ آپ کو مجھ سے ہمیشہ نفرت ہی رہے گی تو میں اچھے کام کر کے کیا کروں گا بھائی؟ بابا کو میرے کسی اچھے برے کام سے فرق نہیں پڑتا، ان کا بیٹا تو صرف نوح ہے۔ رہی بات بزنس کی تو میں بڑا ہو چکا ہوں، جو دل چاہے بزنس کر سکتا ہوں۔ سارم نے اپنی گردن نوح کے ہاتھ سے چھڑواتے اپنی ہٹ درمی جاری رکھی۔
नोख की कन पट्टियां तनी। तुम ये सब सिर्फ मुझे सताने को करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम पर आई आंच मुझे फर्क देती है। लेकिन अब की बार तुम मरो या जियो मेरी जूती को भी परवाह नहीं होगी, इसलिए दोबारा अगर मुश्किल में फंसो तो मुझे मत पुकारना। नूह ने भी सारे रिश्ते लम्हे में बाहर में झोंके। मैं सताता नहीं, आपको बाबा का चहीता होने की थोड़ी सजा देता हूँ, ताकि आप दो की तवज्जो सारिम नामी वजूद की तरफ भी आए। नूह ने उसकी बात सुने इस बार बाजू दबोची। सारिम कराहा था ही स्मार्ट दुबला सा। नूह जैसे मजबूत आदमी की पकड़ तक बहुत हैवी थी। कल अकेडमी के बाद हॉस्पिटल आओगे तुम और मुझे बिजनेस की डिटेल दोगे। अगर मुझे मुनासिब लगा तो जितनी पेमेंट है मैं दूंगा तुम्हें। अब ड्राइव करो। नूह ने उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थमाई और मुंह फेरता आगे बढ़ा। सारम ना चाहते हुए भी मुस्कुराया, पर मुस्कुराहट में जख्मीपन था। आते वक्त ड्राइव कैसे कर ली? आपका ड्राइवर तो 3 दिन पहले ही जॉब से आउट हो गया था ना, आज डर नहीं लगा? सारम ने उसके बैठते ही खुद भी ड्राइविंग सीट संभाली, मगर नूह ने मुंह फेर लिया। जवाब देना जरूरी ना समझा, और सारिम जानता था ये नूह ने उसी के लिए किया कि जब भी सारिम पर आंच आती थी वो अपनी फिक्र साइड कर देता था। पूरा दुकान विला तक का फासला सारम ने खुशफहमियों के पहाड़ पर बैठकर काटा, और जब घर की तरफ गामजन होते चाबी नूह के सुपुर्द की तो नूह को जाते जाते पुकार बैठा। मेरा गिटार टूट गया है भाई। सारम ने हजालत से सर खुजाया। न्यू ले दूंगा, पर इस शर्त पर कि जल्द अपने कॉन्सर्ट की टिकट गिफ्ट करोगे। मंजूर है? वो संजीदा था, पर सालिम की आंखें खफीफ सी खुशी की ज्यादती से धुंधलाईं, और इससे पहले वो फिर नूह से चिमटता। नूह ने हाथ उठाते रोका। आप ना होते तो मैं मर चुका होता नूह अदा दोगान, क्योंकि हसरत से बड़ा कातिल रोहे ज़मीन पर नहीं, और वो हसरत हमेशा आपकी आसपास मौजूदगी पर उससे कोसों दूर चली जाती है। उसके बाद भी मुझे अब थोड़े नापसंद हैं, क्योंकि आप मेरे बाबा के हिस्से का सारा प्यार छीनते आए हैं। फिर भी आई लव यू थोड़ा सा। तो है आपको नया ड्राइवर जल्दी मिल जाए। कल मिलता हूँ अकेडमी के बाद। नूह को लाजवाब और अफसुर्दा किए वो लंबे लंबे डग बढ़ता उछलता हुआ दुकान विला में घुस गया, पर नूह वहीं खड़ा रह गया। आंखों में चिंगारी और सर की शरियानों के आसपास ठीस एक साथ उठी थी। काफी देर वॉक करने के बाद नामा फार्म हाउस की तरफ ही कदम बढ़ाने का सोच रही थी, जब गाड़ी के फार्म हाउस एंट्रेंस में दाखिल होने पर होंठों पर नर्म मुस्कुराहट लिए पलटी। गाड़ी अमाइल की थी, तभी नामा के संजीदा तासुरात बदले। पहुंच आया है मुखबर। खुद कलामी करे नामा की नजरें गाड़ी से निकलकर इसे लॉक करे मुस्कुराकर अपनी तरफ आते अमाइल पर थी, जो दूर से हाथ हिलाता मुस्कुराता हुआ इसी की तरफ चला रहा था। व्हाइट पैंट और लूज सी व्हाइट ही शर्ट में बूट्स पहने, बालों का मैसी स्टाइल लिए क्लीन शेव चमकता चेहरा। वो काफी स्टाइलिश और चार्मिंग एनोकोलॉजिस्ट था। हे नामा, तुम तब से यहीं वॉक कर रही हो? पास रुकते जनाब खुशी खुशी में अपने मुखबर का भांडा फोड़ गए। तभी तो नामा के मुस्कुराने में शरीर पर नौदा था। तो हिरद अंकल ने खबर पहुंचा दी कि नामा तुम्हारे शहर आई है। वो मुस्कुराकर उसके साथ ही वॉक करने लगी। मोहतरम भी फटाफट हम कदम हुए, चेहरे से खुशी छलकी कि नामा आई है। शहर आई ही नहीं, इस शहर में बस भी जाएगी। कहते हैं इस शहर जब किसी को एक बार अपने प्यार में डाल दे फिर कहीं बसने नहीं देता। जॉब तो तुम्हारी पक्की है, तुम डॉक्टर अदा को पसंद आ जाओगी। ये उनके टेस्ट को समझने की वजह से कह रहा हूँ। वो भी शाइस्ता नर्म अंदाज में, पर यकीन था। नामा ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। लेट्स सी, मुझे बस सुल्तान विला हासिल करना है और फिर अपनी स्टडी पूरी करूंगी। अगर तो तुम्हारा ये डॉक्टर वाकई शरीफ हुआ तो मे भी ये मेरी आखिरी जॉब हो। वो संजीदा ही पलटी तो माइल ने रुक कर नामा को बेशानों से पकड़े अपने मुकाबिल रोका। इस लड़की की भूरी आंखों में माइल के होल्ड करने पर बेचैनी सी उभरी, फिर वो निगाहें सर्द हुई। सब कर लोगी नामा, घर नहीं बसाओगी? उसके सवाल पर रसान से उसके हाथ हटा गई और आगे बढ़ी। अमाइल अपने हाथों को आज से देखने लगा। इनमें ऐसा कुछ न था कि उन्हें नामा सुल्तान के हाथ छूते। वो मेहरबान और दर्द में डूबे दिल के लिए बनी थी। खुशबाश आदमी नामा का मुकद्दर न था, बल्कि वो नामा को पाने के बाद खुशी से मिलने वाला शख्स था। शायद नूह अदा दोगान घर बसते ही टूटने के लिए हैं, तो ऐसी नापायदार चीज़ों से मुझे एलर्जी है। वैसे भी क्या पता पढ़ाई पूरी करते ही मैं मर जाऊं, कुछ करने की मजीद मोहलत ना मिले। इस लड़की की बेनियाजी ने अमाइल को चारों शाने चित किया कि जनाब को चुप सी लगा दी। व्हाट नॉनसेंस! वो फिर से उसकी बाजू पकड़े अपने सामने घुमा गया। नामा को उसकी ये हरकत बुरी लगी, जो इन बुरी आंखों की हफ्की से आया भी था। जैसे चल रहा है चलने दो ना अमाइल, मेरा फोकस हटे तो मैं हर चीज़ खराब कर देती हूँ। मेरी ये बुरी आदत है।
वो इस बार सच में मासूमियत से बोली। सुल्तान विला वापस मिलने के बाद मुझ पर फोकस करोगी? वो अमाइल के सवालिया अंदाज पर सर्द नजरों से घूरी। मेरा वो फोकस खराब है जो तुमसे जुड़ा है। तुम मेरे भाई जैसे हो पागल। नामा ने आशिकी नात वहां पर बम फोड़ा। जब अल्लाह ने बहन नहीं दी तो तुम क्यों जबरदस्ती बनने पर तुली हो? नामा, तुम हर मामले में जानलेवा हद तक संजीदा रहती हो, बस मेरे मामले में ही सब हल्का ले रखा है। बता रहा हूँ, दिल टूट जाएगा मेरा। वो नर्म अंदाज में आग बगोला हुए गुलाबी गुलाबी होता नामा को मुस्कुराहट दे गया। आजकल ऐसी ऐसी एल्फीज आ गई हैं कि टूटे दिल भी जुट जाते हैं। चलो, सुबह तुम्हारे डॉक्टर के ऑफिस जाना है तो मैं सोती हूँ, नींद आ रही है। वो सरासर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के संग टाल रही थी। ना माँ, मैं तुम्हारे लिए आया था घर। यकीन दिलाते वो अफसुर्दा हुआ। मेरे लिए ही सो जाओ जाके। वो हल पेश करती खीर जालिम लगी। इंसान एक चाय ही पूछ लेता है कि माइल, क्या तुम मेरे हाथ की स्पेशल चाय पियोगे? वो दिल के अरमान बताता इससे पहले दुखी रूह बने जाता। नामा कब से पुकारी। मेरे हाथ भी नींद में है। तो सॉरी अमाइल, तुम ऐसा करो, आज पानी पी लो, चाय तुम्हें कल पिला दूंगी। चलो, कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। सी यू। वो इसे कभी भी उम्मीद ना दिलाती थी और आज भी उम्मीदों पर पानी फेरकर खुद में ही गुम सी चली गई। और अमाइल चंद लम्हे इसी जाविये पर साकित रहा, फिर बालों में हाथ फेरे गहरा सांस भर गया। किस किस्म की इरिटेटिंग चीज बनती जा रही है ये। अमाइल बेटा, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं। ठीक कहा है डैडी ने, कैरियर के चक्कर में कुड़ी खो दी मैंने। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। इतना कीमती सरमाया जिसकी चाहो तलब दिल के दागों से जुड़ी हो, जब खतरे में हो तो दिल कांपता है। पर अमाइल को तो कभी नामा ने ऐसा कोई रास्ता दिया ही ना था जिस पर चलकर वो उस लड़की तक रसाई पाता। और वो जानता था एक तरफा जज्बात यूं ही रद्दी के मोल बिकते हैं। तल्ख मिजाज नहीं था वो, पर फिर भी नामा के रवैये से कुछ देर उदास कर देते थे। एक नई सुबह अजमेर के खूबसूरत शहर में उतर चुकी थी। कहा जाता था अक्टूबर के करीब करीब की सुबहें यहाँ किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी। अच्छा सा इंट्रो देना अपना, ताकि जॉब फौरी मिल जाए। हिरत ने बताया कि आदमी अच्छा है, अगर शरीफ भी है तो मेरी तो दुआ है तुम्हें पसंद भी कर ले। बाबा की शर्ट की बटन लगाती, उनकी हिदायत पर चौंकी, फिर एहतमाम तक मुस्कुराई। बस करें बाबा, मुझे कोई पसंद कर ही ना ले। वैसे भी सुना है ये सर्जन काफ़ी सख्त मिजाज होते हैं। मैं खुद सख्त मिजाज बंदी हूँ। कोई नर्म नाजुक गुलिंदाम से दिल वाला ही मेरे नखरे उठा सकता है ना। उनकी शर्ट का कॉलर जमाती बस टाल रही थी। अंदाजा ना था बाबा घूरने लगेंगे। ये सारी क्वालिटी जमाइल में है, पर इसे तो तुम किसी खाते में नहीं रखती। जितना मुझे सुल्तान विला प्यारा है ना, उतना अरमान तुम्हारी शादी का भी है। अमाइल में बुराई क्या है ना माँ। शर्ट सेट किए वो बाबा के कंधे पर रवायती शाल लपेटे, उसका पल्लू ठीक करती, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बाबा के रुखसारों से जोड़ गई। कोई बुराई नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी बुराई है बाबा। वो एक्स्ट्रा ग्रीन फ्लैग है। मुमकिन है उसकी मुंतजिर कोई मुझसे भी इंटेंस रेड फ्लैग लड़की हो। मैं ख्वामखा किसी के हक पर नहीं कब्जा जमाना चाहती। और दूसरा, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ है करने वाला। शादी फारिग लोगों का काम है, और मैं मुमकिन है आखिरी सांस तक ऐसे ही बिजी रहूं। हिरत अंकल के साथ उनके स्कूल जा तो रहे हैं आप, पर थकाना नहीं खुद को। अपनी 3 हार्स वाली मेडिसिन लेते रहिएगा और डिहाइड्रेट रखिएगा। पता है अब मौसम अच्छा है तो प्यास नहीं लगती आपको, लेकिन फिर भी अपनी केयर करनी है। बाबा के बालों में हेयर ब्रश फेर कर उन्हें संवारती वो उनको रेस्ट वॉच पहुंचाए पहनाने तक हजारों ताकीदें कर गई। फेरोज सुल्तान सर्द सांस भरकर रह के ये सब काम उनकी बीवी के करने वाले थे, पर कई सालों से नामा कर रही थी। ये सब सोहा ने हक रखते भी नहीं किया कभी। तुम मेरी आदतें क्यों इतनी बिगाड़ चुकी हो नामा, कि मेरा तुम्हारे बिना एक लम्हा नहीं गुजरता। नामा के संजीदा चेहरे पर बाबा का शिकवा बेरंग तबस्सुम जगा गया। आपके पास बेटी है तो आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई हसरत जो मिस सोहा से जुड़ी है, अब दफना दें दिल में, क्योंकि वो बहुत सालों पहले ही हमारी ज़िंदगी से निकल चुकी हैं। खुदगर्ज लोगों की नामा और फेरोज की ज़िंदगी में रत्ती बराबर जगह नहीं। उन्हें नामा किसी हसरत में रहने देती ही कब थी। वो इतराते थे कि उनके पास ऐसी बेटी है जो बाबा की टूटे ख्वाब को जोड़ने की पिछले 4 साल से कोशिश कर रही है। मेरी सारी हसरतें तभी मर गई थी जब मैं तुम्हारी माँ और बाप दोनों बना था नामा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी आसान करो। हम सफ़र हमेशा बुरा हो ये ज़रूरी नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगता हूँ, वो कबूल होंगी।
जॉब मिल जाए तो इजाज़त है कि अपने लिए कोई लड़का भी ढूँढ लो, क्योंकि मुझे तुम पर आँख बंद करे यकीन है कि मेरी बेटी का दामन और किरदार कितना उजला है। कोई तो होगा जो तुम्हें भी तुम्हारे हर ग्रे कलर समेत कबूल करेगा। बाकी मैं सुल्तान विला को वापस पाने की उम्मीद तुम्हारे लिए खुशी-खुशी कुर्बान करने को तैयार हूँ। आज भी कह रहा हूँ, तुम बाउंड नहीं हो। नामा ने बाबा की हर बात सुनते अपना बैग और फ़ोन लिया, क्योंकि वो भी निकलने वाली थी। लूज लेडीज पैंट के साथ इसने बटन अप शर्ट पहनी थी और गले में स्कार्फ नॉट थी। बाल खुले छोड़े थे, जबकि नामा हील्स ही पहनना पसंद करती थी। इसे मजीद लंबा लगना पसंद था। मेकअप बहुत लाइट था, जो उसकी पुरकशिश रंगत और सूरत के हिसाब से मर्ज और एडजस्ट था। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा दिल जलता है इसे गवर्नमेंट के हाथों में देखकर, इसे घर के एक एक कोने में, इसे बैंक के हाथ में देखकर। इस घर के एक एक कोने में हमारी हजारों यादें मौजूद हैं। वो घर अहम नहीं बाबा, उस घर का एहसास अहम है। आपने कभी बाउंड नहीं किया, पर ये मेरी हसरत है आपको आपका घर लौटाऊं। आप इस घर में दोबारा जाकर रहे ना रहे, लेकिन इस पर आपको मलकियत मिले। आपने बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे भी एक फर्ज निभा लेने दें। फिर आप जिससे कहेंगे शादी कर लूंगी, बल्कि ऐसा करूंगी अपने उन समेत आपके पास ही शिफ्ट हो जाऊंगी। वो सारी बातें समेटे इख्तिताम तक मुस्कुराई और बाबा को भी मुस्कुराहट बख्शी। मेरा बच्चा, जैसी तुम्हारी खुशी। वो मान गए, क्योंकि वो जब वो जॉब के लिए जाती तो वो बहस करना मुनासिब ना समझते थे। वो लोग जब तक बाहर आए, मेट सबका नाश्ता लगा चुकी थी, मगर अमाइल का फूला मुंह देखते नामा ने बैग और फोन साइड रखे उसके लिए स्पेशल चाय बनाई। हाँ, वो जानता था वो ज्यादा देर उदास या खफा रहने नहीं देती, पर वो जलता था। वो नामा को संभालना चाहता था, पर नामा खुद मुख्तार बनने को ही बेहतर समझती आई थी। उसे सहारा देने की आदत थी, ना कि लेने की। माइल ने चाय वाली रिश्वत पर अपनी नाराजगी छोड़ दी, क्योंकि वो पसंद बाद में थी, पहले उसकी बचपन की सहेली थी। हिरत और फिरोज दोनों यारों ने आज आर्ट स्कूल जाना था, तो इन दो को सी ऑफ करे नामा भी अमाइल के साथ व्यायाम हॉस्पिटल के लिए निकल गई। और अमाइल के पूरा रास्ता चहकर बोलने से मुतमईन भी थी कि वो नाराज नहीं। नू अपने पेशेंट के रूम से अपने शहर समेत बाहर निकला और ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट को अबूर करे अपनी सर्जरी स्काई ब्लू ड्रेस को चेंज करने अपने रेस्ट रूम की तरफ ही बढ़ रहा था, जब अमाइल को अपनी तरफ आता देखे रुका। डॉक्टर अदा, नामा आ गई है। अमाइल ने पास रुकते इतला दी। ठीक है, मेरे ऑफिस बिठाओ, इससे मैं चेंज करके मिलता हूँ। वो मसरूफ अंदाज में अमाइल का शाना थपके आगे बढ़ा, तो अमाइल भी ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। जहाँ घुसते ही अंदर खड़ी नर्स ने स्माइल पास की, तो वो भी मुस्कुराया। यहाँ की सारी नर्सेज इस इंटर्निंग की काफ़ी फैन थी, पर अमाइल काम के वक्त सिर्फ एक प्रोफेशनल होता। नामा को इसने नूह के मेन ऑफिस पहुंचाया, जो काफ़ी खूबसूरत और ऑर्गेनाइज जगह थी। मलिक का वॉशरूम और रेस्ट रूम भी था, जिससे वाजिया था कि हॉस्पिटल वाले वाकई डॉक्टर नूह की कारकर्दगी से इतने मुतमईन हैं कि पूरा लग्जरी प्रोटोकॉल दे रखा है। ये आदमी मामूली डॉक्टर तो नहीं लग रहा। नामा ने अपना बैग कंधे से उतारते सामने वाली चेयर पर झुके रखा, खुद इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, जहाँ कई वार्ड्स और सर्टिफिकेट दीवारी शेल्फ में शान से सजे थे। वो कई तरह की एजाजी सनद थी, कई तरह की कारकर्दगी वार्ड्स, कुछ सोशल सर्विसेज के मेडल्स, तुर्की की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रॉफीज। अगर कहा जाए कि यही जगह दिखा देने से वो लोगों को इम्प्रेस कर लेता था, तो गलत ना होगा। अमाइल नामा की दिलचस्पी और गौर फिक्र पर मुस्कुराता पास ही आ रुका। हम जब अपनी हाउस जॉब की तैयारी कर रहे थे और अपना मेडिकल फाइनलाइजेशन प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो हमारे प्रोफेसर ने हमें जानती हो क्या दुआ दी थी कि तुम लोग नू अदा दुकान के अंदर इंटर्नशिप पाओ। पहला शुबा ये आदमी माहिर है, लेकिन सच बताऊं बहुत बोरिंग और स्पॉट है। एक मशवरा भी है, अगर मेरा दिल ठुकरा रही हो ना, तो इस आदमी से भी दिल मत लगाना, वरना। वो सब बातें मुस्कुराकर सुनने के बाद आखिरी पर जरा घूमकर माइल की तरफ पलटी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे निकम्मे? नामा ने आंखें छोटी करते इस्तफसार किया। नहीं, धमकी नहीं, पर इससे दिल लगाना सेव नहीं। वजह तुम्हें वक्त पर बताऊंगा। एहतियात बता दी ना। इसे जेलसी नहीं, फर्ज समझो मेरा जो मैंने निभाया। अब वेट करो, मैंने कुछ पेशेंट्स देखने हैं। चाय भिजवाऊं या कॉफी? नामा उसकी बातें समझ ना सकी। अजीब उलझाव और हेर फेर था माइल के लफ्जों में। कुछ नहीं, आई एम फाइन। उसके रिसान से मना करने पर सर हिलाता मुस्कुराकर हाई फाई करे ऑफिस से निकला, तो नामा अजीब बेचैन सी वापस पलटी और पूरे ऑफिस का फिर जायजा लेती लेती इस जाजी शेल्फ के पास जा रुकी।
وہ سچ میں کافی کچھ اچیو کر چکا تھا اپنی 32 سالہ زندگی میں. ایکسکیوز می. وہ بھاری نرم پکار پر ہوش میں آتی اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرے پر اعتمادی سے پلٹی تو سامنے کھڑے اس مضبوط اور نہایت پرکشش آدمی کو دیکھتے ناما کی پلکیں لرزی اور یہ مومنٹ بہت سپیڈی ہونے کے باوجود کسی کی یاداشت میں ٹھہر گیا تھا. ناما سلطان. وہ ذرا پاس آ کر رکی اپنا تعارف دیتے رسمن سا مسکرائی تو نوح نے تائیدن سر ہلاتے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سٹیتھوسکوپ جو گردن میں لٹکایا تھا اسے نکال کر گلاس میں اس کی سطح پر رکھے خود بھی آرام دہ انداز میں اپنی رولنگ چیئر سنبھالی. ویلکم ناما. مجھے مائل نے بتایا تم پروفیشنل ورک ڈرائیور ہو. یہ بھی کہ تمہیں ساری ڈیٹیل بھی بتا دی گئی ہے. تمہیں کیسے کام کرنا ہے. ویکلی اور منتھلی ایک ریس اٹیمپٹ بھی ایڈڈ ہے. تو بتاؤ کیا تم یہ سب مینج کر لو گی بنا زیادہ بولے اور ڈسٹرب کیے. نوح اس کے سر تا پیر جائزے کو لمحے میں لیتے ہی مدعے پر آیا اور ناما خود بھی کام کی بات ہی امید کر رہی تھی. ہوپ سو. میں زیادہ بولنا اور ڈسٹرب کرنا خود بھی پسند نہیں کرتی. آپ کو میرا انداز سیف فیل نہ ہوا تو آپ بااختیار ہیں ہر فیصلے کے لیے. پروفیشنل کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے آپ. ناما کی ٹو دی پوائنٹ پر اعتمادی نوح کو دلچسپ لگی. اس کا اظہار جناب نے بھویں خوبصورت انداز میں حرکت دے کر کیا جو ناما کو کلک کیا. بالکل سمجھتا ہوں. انفیکٹ میرا اسی سے پالا پڑا آج تک. سیلری ڈیٹیل سپیڈ ٹیسٹ اور ریس کی اپڈیٹ تمہیں میری ایپ کے تھرو مل جایا کریں گی. انسٹال دس. تمہارا نمبر لکھو یہاں. وہ پہلی بار کسی کی اتنی پروفیشنلی اور بے تکلفی سے نمبر مانگنے پر حیران تھی. نہ بھی نہ کر سکی. نوح نے جو کی پیڈ سامنے رکھا اور پین دیا. ناما نے اپنا نمبر لکھا اور پھر کچھ دیر میں نوح نے اسے اپنی آفیشیل ایپ کا لنک دیا جسے ناما نے اپنے فون میں انسٹال کیا جس میں پہلا ہی نوٹیفیکیشن سیلری کا تھا جو 10,000 لیرہ شو تھی جو پاکستانی 80,000 بنتا تھا. یہ ابتدائی سیلری ہے جو میرے ہر ڈرائیور کو ملی ہے لیکن اگر تمہارا کام مجھے پسند آیا تو 3 ماہ میں ڈبل. کل 6 بجے تم مجھے دکان پیلس سے پک کرو گی. گھر کا ایڈریس ہر چیز تمہیں اس ایپ سے ملے گی ود الارم نوٹیفیکیشن. اور جب میرا کام ختم ہوا کرے گا میں 30 منٹ پہلے اس ایپ پر تمہیں انفارم کروں گا اور تم 20 منٹ بعد مجھے پک کرنے نکل آنا. یہ ابتدائی اپڈیٹس ہیں تاکہ تمہارے مائنڈ میں سیو رہیں. کوئی سوال. نوح نے ہر چیز بہت تفصیلی بتائی اور پھر بھی وہ ناما کی خاموشی پر رکھتا سوال کرنے کی اجازت بھی دے رہا تھا. سب کافی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. میں سمجھ گئی. ایپ کا آئیڈیا کافی کول ہے. باقی سیلری بھی بہتر ہے. میں کل وقت پر پک کر لوں گی آپ کو. ناما نے اپنا فون واپس اٹھاتے یہی سوچا کہ گفتگو ختم ہو گئی تبھی اٹھنے لگی. بیٹھ جاؤ ناما. وہ بے ساختہ نوح کو دیکھنے لگی جس کی نرم نگاہوں میں جانے کیسا اثر تھا کہ وہ فوراً واپس بیٹھی. کچھ رہ گیا کیا مسٹر نوح. ناما کو الجھن ہوئی. چوز ون. نوح نے اس کے سامنے 3 اپنی گاڑیوں کی فوٹوز رکھیں جسے دیکھتے ناما نے ان کو اطراحٹ کے سنگ سمیٹ دیا. میرے پاس اپنی رولز رائس ہے. میں اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. نوح نے مسکرا کر وہ پکچر سمیٹی. یہ لڑکی اتنی مہنگی گاڑی کی اونر تھی تبھی تو اتنا اعتماد و نخرہ تھا. دیٹس گریٹ. بس اسی لیے روکا تھا. مجھے جیسمین فلاور سے الرجی ہے تو پلیز اس کی فریگرنس اگر تم یوز نہ کرو تو بہت فیور ہو جائے گا. اب جا کر میٹنگ مکمل ہوئی اور ناما نے بھی تائیدن سر ہلاتے الرجک جناب کی ریکویسٹ سنتے اجازت لی اور اپنا بیگ اٹھایا تو خود نوح بھی اپنی جگہ سے اٹھا. کسی کال پر متوجہ تھا. ہیو اے گڈ ڈے ناما. جناب مصروف انداز میں اپنے ریسٹ روم کی طرف پلٹے ہی کہ ناما کی پکار قدم روک گئی. سنیں. اپنی جگہ سے آگے بڑھنے کے بعد ناما پلٹتی نہیں تھی پر یہ اعزاز پہلی ہی ملاقات میں نوح دغان کے حصے آیا. وہ خوشگوار سنجیدگی میں مبتلا پلٹا. مجھے سگریٹ کی دھوئیں سے الرجی ہے. تو وہ اپنی الجھن پر اعتمادی سے بتا رہی تھی جب دونوں کی نظر بیک بک ایش ٹرے میں بجھی راکھ پر پڑی. میں صرف اکیلے میں پیتا ہوں. جناب نے بات سمیٹ دی. ناما اس کی ڈارک ہیزل آنکھیں ٹھیک سے دیکھ نہ پاتے نظریں جھکا کر واپس پلٹ گئی. کل ملتے ہیں مسٹر نو. ہیو اے گڈ ڈے. ناما نے اس کی طرف سرسری سا رک کر دیکھتے ڈور ناب گھمایا اور آفس سے نکل گئی جبکہ نوح وہیں کڑا فرصت سے کسی کے جا چکے ہونے کو بھی فیل کر رہا تھا. وہ جا چکی تھی حیران و پریشان کر کے. شی اسٹرانگ اسٹائلش اینڈ یونیک. وہ ارد گرد امن پسند ساتھیوں کو پسند کرنے والا کچھ زیادہ ہی امپریس لگ رہا تھا. خدا خیر کرے. جی جناب. تو سویٹو کیوٹو سی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو. کیا ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈ میں. دھماکے دار کچھ ہونے والا ہے. اب آپ لوگ یہ ناول مطلب ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ اسپیشل ہونے والا ہے تو بہت مزے کا ہوگا. مانیہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے والی ہے اور وہ کیسے لے گی یہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے یہ.
تو ضرور اچھا سا اور لمبا سا تبصرہ دیجیے گا سب، تاکہ میں اس کو اور بڑی بڑی ایپیسوڈ آپ کو دے سکوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے رسپانس ٹھیک دیا تو یہ ریگولر آئے گا انشاءاللہ بنا کسی گیپ کے۔ تو آپ کے رسپانس کا ویٹ ہے، آپ کے تبصروں کا انتظار ہے، تو کرنا مت بھولیے گا، اور ملتے ہیں اب ہم تھرڈ میگا ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔